Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of June 2021, Friday. Inspiration of the day is your positive action combined with positive thinking results in success. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Adani asked AI for more time on airport takeover. 2019 में अदानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट एक्वायर किए थे, उनका राइट एक्वायर किया था इन ऑर्डर टू अपग्रेड देम एंड ऑपरेट देम बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 2019 में कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटली कंट्रोल करने के लिए ऑक्शन हुआ था। उस ऑक्शन में अदानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के लिए एग्रेसिवली बिडिंग फाइल करी थी और 6 एयरपोर्ट के टेंडर को अदानी ग्रुप ने जीता था और उनमें से कुछ का टेक ओवर तो अदानी ग्रुप कर चुका है, बट स्टिल 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम, इनका टेक ओवर, इनका एक्विजिशन अभी भी पेंडिंग है। दिसंबर 2019 से इनका जो टेक ओवर है वो अभी भी पेंडिंग है एंड फॉर दैट Adani Group is citing that disruption caused by second wave of COVID-19। और इसी पर्टिकुलर स्टेटस में कई सारे सोर्सेस का ये कहना है कि अदानी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा है कि फोर्स मेजर जो क्लॉज है वो इन्वोक किया जाए, जिससे कि जो 3 एयरपोर्ट्स हैं उनका टेक ओवर 6 मंथ तक पोस्टपोन किया जा सके और जब कोविड सब सेटल हो जाए तो उसके बाद अडानी ग्रुप इन जो 3 बचे हुए एयरपोर्ट्स हैं उनका टेक ओवर कर लेगा इन ऑर्डर टू ऑपरेट दैम, इन ऑर्डर टू अपग्रेड दैम। अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज हुआ है, दैट इज़ फोर्स मेजर क्लॉज। ये बेसिकली क्या, ये एग्रीमेंट में जितने भी जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एक टर्म होता है, एक कंडीशन होती है। Basically, this condition can be general, refers to the event that are beyond the reasonable control of the parties, such as flood, war, fire, and similar kind of a combination of both and many, which sometimes tends the performance of particular contract impossible, and such events are force majeure event। या बेसिकली बहुत सिंपल टर्म में एक्ट ऑफ गॉड, जिस पे दोनों ही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता और उस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज्ड कर पाना या उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर इस तरह का फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों ही पार्टी में से कोई एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन पा सकती है। अब क्या यहाँ पर क्या इस पर्टिकुलर क्लॉज को क्यों इम्पोज किया जा रहा है या क्यों इन्वोक किया जा रहा है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडानी ग्रुप के बीच में, दैट इज़ अ बाइंडिंग कंसेशन एग्रीमेंट जो कि जनवरी 19 में साइन हुआ था और उसके अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप को 180 दिन के अंदर अंदर जितने भी एयरपोर्ट हैं उनका कंट्रोल लेना है, उनका टेक ओवर लेना है और उनको ऑपरेशनल करना है। तो दिसंबर से लेकर के अभी तक, दिसंबर 19 से अगर हम बात कर लेकर के अभी तक तो जून 2021 आ गया है। तो जो 180 डेज़ वाला जो क्लॉज है ये तो वायलेट हो रहा है और इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा है कि आपको 180 डेज़ के अंदर मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों लेना, और इसी के लिए अडानी ग्रुप ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक करने के लिए कहा है और उसका सीधा जो रीज़न बताया है वो कोविड-19 पैंडमिक और उसका जो इम्पैक्ट एविएशन सेक्टर में वो बताया है। अगर हम सीधे लॉजिक की बात करें तो अदानी ग्रुप को बहुत क्लियरली पता है कि पैंडेमिक की वजह से एविएशन जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और अगर इस ड्यूरेशन में वो इन 3 एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो दे विल एंड अप विद लॉस ओनली। तो उस लॉस से बचने के लिए, बहुत सीधी सी बात है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, लॉस से बचने के लिए उन्होंने फोर्स मेजर क्लॉज को
इन्वोक करने की बात कही और ये कहा है कि अभी वो सक्षम नहीं है इन 3 एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने के लिए, तो उनको 6 महीने का और रिलैक्सेशन दिया जाए। तो आगे आने वाला है मैटर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें डिसाइड होगा वेदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल गिव परमिशन टू इन्वोक द फोर्स मेजर क्लॉज और नॉट। अगर पिछले टाइम पीरियड की बात करें तो फरवरी 2020 में भी जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड-19 की, तो उस समय भी कंपनी ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया था और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिफ़र कर दिया था अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर का जो एयरपोर्ट्स हैं उनका टेक ओवर फॉर फर्दर 6 मंथ। और इसके बाद नवंबर 2020 में अदानी ग्रुप ने इन 3 अहमदाबाद, लखनऊ और मैंगलोर का टेक ओवर ले लिया था और अभी भी 3 जो एयरपोर्ट हैं वो बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो? जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम। स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की बिडिंग हो रही थी, उस बिडिंग प्रोसेस में अदानी ग्रुप ने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया था, जो कि नॉर्मल कोटेशन से, जैसे अगर हम बात करें जो इंडिया का लार्जेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी बिड 85 और 69, जो कि अहमदाबाद और जयपुर के जो रिस्पेक्टिवली जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए अडानी ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली 177 और 174 की बिडिंग करी थी। तो उस समय अडानी ग्रुप ने बहुत एग्रेसिवली बिडिंग करी थी इन ऑर्डर टू एक्वायर द 6 एयरपोर्ट from Airport Authority of India in order to upgrade them, in order to manage them and control them. So this is the case study or the case highlights, and because of the COVID-19 first wave as well as the second wave, the acquisition or the takeover of these airport is affected. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड के। CII calls for ₹3 trillion stimulus to push economic growth। सबसे पहला पॉइंट, CII क्या है? CII stands for Confederation of Indian Industries। तो इट इज़ बेसिकली अ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो कि 1895 में फॉर्म हुई थी एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप दैट इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली में ये बेस्ड है। And it also engages the business, political, academic, and other leaders of the society in order to shape the global, regional, and industry agents, basically agendas। तो बहुत सारे हर डोमेन से, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें सिर्फ बिजनेस डोमेन से ही एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर इंडस्ट्री लीडर्स भी इस पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन में इन्वॉल्व हैं। दे एक्चुअली वर्क एज अ पीयर ग्रुप होते हैं सिविल सोसाइटीज़ की तरह और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, इनको प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाली होती है जो कि इंडस्ट्री के बेनिफिट के अगेंस्ट होती है, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है, तो बेसिकली इट इज़ अ पीयर ग्रुप और वी कैन से प्रेशर ग्रुप that shape the different types of policy frameworks in India, and it is a member based organization. If anyone wants to be the member of it, they have to take the membership of Confederation of Indian Industry। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। करंट प्रेसिडेंट कौन है? अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बेसिकली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है, या हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन रुपीज़ का स्टिमुलस पैकेज रिक्वायर है इन ऑर्डर टू push the economic growth. India's GDP needs to improve to 9% by financial year 25 with public expenditure, reforms and vaccination as a key levers as per the CII। और इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन जो का स्टिमुलस पैकेज है वो अनाउंस करना चाहिए अलॉन्ग विद द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू पर्क्स ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, जो कि कई सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं कई टाइम से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाना चाहिए जो कि
इंडियन इकोनॉमी में डिमांड को पुश कर सके। अगर हम बात करें कोविड-19 के सेकेंड वेव की, तो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है उसने डिमांड साइड फैक्टर पर ज़्यादा अफेक्ट किया है। इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19, तो फर्स्ट वेव में सप्लाई साइड जो फैक्टर्स थे वो ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, रिवर्स माइग्रेशन और जो नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से सप्लाइड साइड फैक्टर्स ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं था कि गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाए। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस पैकेज तो गवर्नमेंट ले आती, डिमांड्स को बूस्ट भी कर सकती थी, बट क्या इंडस्ट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या इकोनॉमी उस कंडीशन में थी कि उस इंक्रीज डिमांड को फुलफिल कर पाती? अगर नहीं फुलफिल होते तो डेफिनेटली इट मे लीड्स टू द हाइपर इन्फ्लेशन, इट माइट लीड्स टू द हाइपर इन्फ्लेशन। इसीलिए कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी उस ड्यूरेशन में फिस्कल स्टिमुलस पैकेज डायरेक्टली प्रोवाइड करना या डायरेक्टली कैश ट्रांसफर करना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। बट अगर सेकेंड वेव की बात करें, सेकेंड वेव में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर वेव में नेशन वाइज लॉकडाउन नहीं हुआ है, इसीलिए सप्लाई साइड जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड साइड फैक्टर्स की वजह से कम अफेक्ट हुए हैं। सप्लाई तो है सफिशेंट, लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक। तो मनी नहीं है उनके पास में, अनसर्टेनिटी है, दे डू नॉट वांट टू बाय एनीथिंग, और कोई खरीदना नहीं चाहते, परचेज नहीं करना चाहते, देयर दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डिमांड। And there is no demand, then further producer will do not have any incentive to produce. If producers, organization, companies will not go for production, there will be no employment. If there is no employment, the further income of the public will get down, and for if income will get down, there will be again decline in demand, and this vicious cycle will go on. इसी को एड्रेस करते हुए, बेसिकली इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन रुपीज़ का तक का आप लेकर के आएँ स्टिमुलस पैकेज, देन ओनली पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी इम्प्रूव्ड, और 2025 तक जो इंडियन इकॉनमी है वो 9% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकती है, क्योंकि डिमांड को पुश करना बहुत ज़रूरी है। और इसी पूरे डायरेक्शन में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बेसिकली कोविड-19 की जो 2 वेव्स हैं उनके क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट की बात करी, और एक आएगी जो फर्स्ट वेव है उसने सप्लाई साइड को अफेक्ट किया, जो सेकेंड वेव है उसने डिमांड साइड को अफेक्ट किया, जिसकी वजह से इकॉनमी पर डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू अनाउंस द प्रो साइक्लिकल पॉलिसी इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 second wave. As the economy reopens after second wave, the government strategy is required to boost the consumption and support the industry till demand is well entrenched in the economy. और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए CII ने जो डिमांड प्रोजेक्ट करी है, जो GDP जो प्रोजेक्ट करी है इंडिया की, वो 9.5% प्रोजेक्ट करी है, एंटिसिपेट करी है। एज पर द CII, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट विल बी 9.5% फॉर फिस्कल ईयर 22। और जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आना शुरू हो गया है मई के बाद से, उसको देखते हुए CII का ये कहना है कि 9.5% की ग्रोथ रेट अचीव हो जाएगी अगर थर्ड वेव नहीं इम्पैक्ट करती है फिर से इंडियन इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी इंडिकेटर्स, ट्रैफिक कंजेशन इंडेक्स, डेली रेलवे पैसेंजर मूवमेंट्स ऑल हैव इंक्रीज्ड, एंड इफ all these data or all these indicators are increasing, it's somewhere we can believe that 9.5% growth rate is achievable. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। रूपी डाउनवर्ड स्लाइड एक्सपेक्टेड आफ्टर हॉकिश रेड फेड स्टैंड्स एक्सपर्ट्स। Rupee crossed 74 on Thursday, failing more than percent point as the dollar registered a broad-based rally after US Federal Reserve sounded hawkish in its meeting on Wednesday. वेडनेसडे को जो पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी है इंडियन रुपीज़, वो बेसिकली 74.08 पर डॉलर के रेट पर क्लोज हुआ, एंड विच वॉज द लोवेस्ट फॉर द डे। और वेडनेसडे को इट वॉज 73.3225 पर डॉलर। तो हमने यहाँ बेसिकली
मोर देन 1% का फॉल हम ये कह सकते हैं कि हमें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी एंड यूएसडी। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है दैट इज हॉकिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉकिश? हॉकिश की मीनिंग बेसिकली होती है यूजिंग ऑफ इन फॉरेन अफेयर्स द यूज ऑफ फोर्स इन पॉलिटिकल मैटर्स रादर देन डिस्कशन। इन जनरल हॉकिश की मीनिंग ये तो एग्रेसिव होना। जनरली जब कंट्रीज किसी पॉलिटिकल इशू पर डिस्कशन की बजाय फोर्स को प्रेफरेंस देती है तो हम ये कहते हैं पर्टिकुलर कंट्री इज बीइंग हॉकिश इन देयर फॉरेन अफेयर्स। और इकोनॉमिक फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकिश की मीनिंग क्या होती है? बेसिकली बीइंग हॉकिश रिफर्स टू द टोन ऑफ लैंग्वेज व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एग्रेसिव stance or aggressive viewpoint regarding a specific economic event or action। और इकोनॉमी के टर्म में चाहे वो हॉकिश हो चाहे वो डोविश हो, तो हॉकिश और डोविश दोनों की ही मीनिंग ये होती है कि जो सेंट्रल बैंक है दैट इज गोइंग टू अडॉप्ट द एग्रेसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में एटीट्यूड को रिफर करता है दिस हॉकिश एंड डोविश टर्म। तो हॉकिश की मीन्स हॉकिश का जब हम ये कह रहे हैं कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो हॉकिश साउंड कर रहा है, हॉकिश साउंड कर रहा है, इसका मतलब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व है उसने क्लियरली बोल दिया है दैट इट इज़ गोइंग टू फोकस मोर ऑन ग्रोथ। भले ही इन्फ्लेशन बढ़े, दे आर रेडी टू हैव द हाई इन्फ्लेशन in the cost of growth. So it means US is now going to focus on growth for the time being in order to stabilize the economy चाहे inflation कितना भी बढ़े। तो hawkish means rising inflation in foreign exchange or in economic matters। dovish means government is focusing on, अगर government नहीं कह रही, Federal Reserve Center Bank ये कह रहा है they are going dovish। तो डोविश मीन्स ये है दैट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन, उन्हें इन्फ्लेशन डिक्रीज करनी है भले ही फॉर अ टाइम बीइंग उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाए। तो इस बार जो यूएस फेडरल है उसने हॉकिश एटीट्यूड अडॉप्ट किया है। हॉकिश मीन्स दे आर नाउ गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में हमेशा से ट्रेड ऑफ होता है। अगर गवर्नमेंट ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करती है तो इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो अब ये ट्रेड ऑफ करना होता है कि कितनी इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है पर्टिकुलर इकोनॉमी में, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ग्रोथ इंक्रीज करने के चक्कर में इन्फ्लेशन को इतना बढ़ा दें, डबल डिजिट तक इन्फ्लेशन कर दें। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर एनी इकोनॉमी। और जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व ने हॉकिश साउंड किया, इमीडिएटली the importers start buying the dollars in panic and stop loss was triggered, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड जो है वो करेंसी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ गई। और आपको सभी को पता है जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ती है इकोनॉमी में इन नॉर्मल सिचुएशन। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी, पैनिक बाइंग शुरू हो गई डॉलर को लेकर के, इंडियन रुपी जो है वो 1.20% तक फॉल कर गया अगेंस्ट डॉलर ऑन थर्सडे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी करेंसी को नुकसान हुआ तो कोरियन करेंसी को नुकसान हुआ, एंड इंडियन रुपी वॉज द सेकेंड लास्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस। एंड द डॉलर इंडेक्स विच मेजर्स द greenback strength against major currencies rose 0.7% to 91.78%। इंडियन रुपीज़ की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपीज़ ने इसी पर्टिकुलर हॉकिश एटीट्यूड की वजह से ही डाउनग्रेड टर्म शो किया। इंडियन रुपीज़ का जो डेप्रिसिएशन है वो पिछले कुछ टाइम से चला आ रहा है। इट वॉज एट 72.98 द डॉलर ऑन June 9 एंड सो फॉल हैज़ बीन शार्प सिंस देन। और अगर परफॉर्मेंस देखें ग्राफ पर तो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राफ ऑन ग्राफ, जिसमें हमें क्लियरली, दिस इज द इन्वर्टेड स्केल, याद रखेंगे स्टूडेंट, क्लियरली हमें इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होती हुई दिख रही है। जून 1621 को इट वॉज 73.33 पर डॉलर और जून 17 में ये हमें 74.08% तक इंडियन रुपी फॉल
कर गया है. However, in absolute term, the rupee was lowest since April 28 this year, and that is indicating the local currency has witnessed two-way volatility, making prediction very difficult. और वैसे भी किसी भी अगर कंट्री की करेंसी फॉल हो रही है तो इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर दैट इकोनॉमी. हम सभी को पता है कि क्यों ऐसा है. हालांकि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलता है. बट इन केस ऑफ इंडिया, इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है करेंसी के डेप्रिसिएट होने से, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान इम्पोर्टर्स को होता है करेंसी के डेप्रिशिएट होने से. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. 1 year retention for AI staff. So in a draft request for the proposal shared with the shortlisted bidder, the government has proposed retaining the existing Air India employee for 1 year after privatization. और इसको लेकर के रिसेंटली अभी कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, जहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट कंट्रेक्चुअल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एयर इंडिया के, उनको उनके प्रॉपर इंसेंटिव पिछले लास्ट 1 ईयर के दिए जाएं. और कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेड ऑफ भी करने की बात चल रही थी. हालांकि जो नया ड्राफ्ट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है और जो शेयर करने जा रही है बिडर से, उस ड्राफ्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लगाया है कि जो भी एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एटलीस्ट 1 साल तक रिटेन करेगा. जो भी इस पर्टिकुलर एयर इंडिया को खरीदेगा, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर इसको इन्वेस्ट करेगा, इसमें जो भी इस पर्टिकुलर कंपनी का टेक ओवर लेगा एयर इंडिया का, वो एयर इंडिया के जो भी पर्सनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 1 साल तक रिटेन करके रखेगा. हालांकि इन सब क्लॉज की वजह से ही एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉल्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉज हैं. हालांकि गवर्नमेंट ने कई बार टाइम टू टाइम इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी, बट बहुत अच्छे और वायबल जो बिडिंग है वो देखने को नहीं मिली. करंट वर्कफोर्स की बात करें तो भी एयर इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 9,426 परमानेंट एम्प्लॉय हैं, 4,201 जो है वो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं. अपार्ट फ्रॉम इट डेपुटेशन पर भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज़ भी हैं और अदर एम्प्लॉयज़ भी हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 हज़ार एम्प्लॉयज़ अभी हैं एयर इंडिया में. और जो भी पार्टी एयर इंडिया को एक्वायर करने में सक्सेसफुल होगी, उसको एयर इंडिया के स्टाफ को 1 साल तक रिटेन करना पड़ेगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फ्लिपकार्ट अमेजॉन चैलेंज हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग CCI प्रो. जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, इन पर हमेशा ही एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या माल ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर के एलिगेशन लगते रहते हैं. रिसेंटली एक सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, CCI को, कि वो इन दोनों ही कंपनीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अगेंस्ट फ्यू फिजिकल स्टोर्स. तो ई कॉमर्स कंपनी जो जियांट है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, इन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट एक सेपरेट अपील फाइल करी है डिवीज़न बेंच ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जहां पर इस सिंगल जज बेंच के जो ऑर्डर हैं उसको चैलेंज किया है दोनों ही कंपनीज ने. वाइल अमेज़ॉन इंडिया डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द मैटर, अ मैसेज सेंट टू फ्लिपकार्ट डिड नॉट elicit any response, but as per the sources both companies have challenged the single judge bench order for probing into allegations. And what are the basic allegations are that these companies give preference to the small group of sellers only. सबको फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं मिलता. चेरी पिक सेलर्स जो हैं, जो इंडल्ज इन प्रेडेटरी प्राइसिंग, हैव एक्सक्लूसिव डील्स विद द फोन कंपनीज टू डीप डिस्काउंट. तो इस तरह के कई सारे एलिगेशंस लगे हैं, जिसमें CCI ने मैंडेट किया है क्रिएट अ लेवल प्ले फील्ड, have more players to give better choice to the customers and maintain the purity of healthy competition.
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, मेड इन इंडिया टैग, ई कॉमर्स कंपनीज गेट 148 नोटिस। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था कि जितना भी ई कॉमर्स में जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर बनाया गया है। सभी कंपनीज़ को, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज अपना जो भी प्रोडक्ट अपने डिजिटल स्पेस में रिफ्लेक्ट करती हैं, शो करती हैं, सेल करती हैं, बेचती हैं, उनको मैंडेटरी किया गया था कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उसकी लिस्टिंग या उसके डिस्प्ले में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर कंट्री का ओरिजिन है। And now the center has slapped as many as 148 notice to e-commerce players in the past 3 months. For what? For not complying with the mandatory display of the country of origin tag on the product sold. गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव हो उसको सक्सेसफुल बना जाए। अगर इंडिविजुअल देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी ही कंट्री में ओरिजिन हुआ है तो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट भी अफोर्ड करेंगे, खरीदेंगे। बट अभी तक 148 नोटिस दिए जा चुके हैं टोटल ई कॉमर्स कंपनीज को ऑन दिस इशूज, एंड ऑफ the 148 notice 56 have compounded it and paid up around rupees 34 lakhs as per one source. और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि ई कॉमर्स कंपनी से या तो उस पर्टिकुलर रूल का कंप्लाई नहीं किया, और कंप्लाई किया तो उसको मिस रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से जो सेलर्स हैं दे कैन गेट मिसलीड। इसीलिए 148 नोटिस अभी तक सर्व करी जा चुकी हैं गवर्नमेंट के साइड से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, Economy likely shrunk 12% in June quarter UBS. So lockdown imposed by state in April and May to contain the second wave of the deadly COVID-19 pandemic has likely to lead the economy contracting 12% in the month of June or in the June quarter as against 23.9% in the last year of same period. पिछली बार जून क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन दिखा गया था इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में, अगर आपको याद हो, और इस बार ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 12% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा जून क्वार्टर में, दैट इज क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। and this is the data, this is the projection actually given by UBS Securities India. हालांकि फर्स्ट वेव में वी शेप रिकवरी इंडियन इकोनॉमी में रजिस्टर की थी, बट इस बार कितना होता है ये आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, RBI फोकसेस ऑन 10-year bonds in GSAP again. So Reserve Bank of India is again seeing the 10 years securities of Government of India. So RBI mopped up record 26,779 crore of 10 years bond in pre-announced secondary market operation, which adding to its existing stocks makes the central bank the single biggest holder of this benchmark bond. If you remember, हमने कई बार डिस्कस किया कि जो 10 साल के बॉन्ड हैं, these are the benchmark securities, benchmark bonds for prevailing interest rate in Indian economy। और recent time में RBI सबसे ज़्यादा अमाउंट में 10 ईयर्स के बॉन्ड को होल्ड किए हुए, जिसकी वजह से एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि अब 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं, जो 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, दे आर नॉट वर्किंग एज अ बेंचमार्क। Why? Because there is no sufficient number of 10 years old bond or 10 years bond that is actually trading into the market। है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि मैक्सिमम जो 10 साल के बॉन्ड है वो RBI ने होल्ड कर रखे हैं। और अभी रिसेंटली RBI ने एक दोबारा से सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन अनाउंस किया है, और जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि 10 साल के बॉन्ड को RBI नहीं खरीदेगी, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेन मॉप्ड अप द रिकॉर्ड 26,779 crore of 10 years old bond, and this makes the RBI largest holder or biggest holder of this benchmark bond or securities। तो जो फाइनल ट्रंच का अभी RBI ने ऑपरेशन किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था जब RBI ने अनाउंस किया था इस पर्टिकुलर, जिसमें हमने आपको बताया था कि 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, जो बॉन्ड है, वो बेसिकली सेंट्रल की सिक्योरिटीज़ खरीदेगी RBI, और 10,000 करोड़ का जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है उनको खरीदेगी। और इसमें RBI ने कहा था कि 10 साल के जो बॉन्ड है उसको नहीं टच करेगी, लेकिन जब एक्चुअली में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन GSAP के तहत हुआ तो इसमें RBI ने 26,000 करोड़ के 10 साल के बॉन्ड फिर से खरीद लिए, एंड
इसके बाद फिर मार्केट में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कम अमाउंट में 10 साल के बॉन्ड रह जाते हैं. दैट इज़ नॉट मेकिंग इट अ बेंचमार्क एनी मोर फॉर अ करंट पीरियड ऑफ टाइम. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए कि वाई RBI इज सो मच फोकस्ड ऑन 10 ईयर्स बॉन्ड और 10 ईयर्स सिक्योरिटीज. और भी तो सिक्योरिटीज़ हैं, हाई maturity time period भी सिक्योरिटीज है. then why only RBI is focusing on 10-year-old or 10 years securities or 10 years bond. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.